नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस करंट अफेयर के कार्यक्रम को, जिसका नाम है करंट अफेयर बाय सुधांशु सर। अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है अभ्यास कार्यक्रम, जिसके तहत हम लोग कंप्लीट जनरल स्टडी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए करा रहे हैं, और साथ ही साथ में हम लोग करंट अफेयर की रेगुलर क्लास करा रहे हैं, क्योंकि जो तैयारी पहले से कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में करंट अफेयर उतनी ही आवश्यक वस्तु है, उस पे एक दृष्टि हमेशा रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीएस पर रखना आवश्यक है। तो चलिए, आपके लिए अद्वैत आईएएस ये सारी चीजें कर रहा है। आप जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में, और साथ ही साथ में आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी अद्वैत आईएएस के इस फ्रूटफुल प्रोग्राम के में जोड़ा जा सके। आज का पहला अगर न्यूज की बात करें तो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 वितरित किया गया है। ठीक है, कब वितरित किया गया है? तो 14 नवंबर 2024 को ताशकंद में, जो क्या कहते हैं, तानसेन मार्ग पर जो सभागार है, त्रिवेणी सभागार, उसमें दिया जाएगा। उसका ये नॉमिनेशन जो है वो चीजें आई हैं। तो अभी आपके लिए रिसेंट में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये चीजें थी कि आप ये बताइए कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात थी कि इस वर्ष साहित्य अकादमी में इतने लोग नामांकित थे, इतने लोगों को जो है वो दिया गया, और असम में कोई वो नहीं था, असमीज भाषा का कोई नॉवेल नहीं था। तो ये चीजें थी। तो बेसिकली ये साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कारों की बात चल रही है। अगर प्रमुख विजेताओं की बात करें तो असमिया, ठीक है, मैना हंतार पद्य कविता, ठीक है, और सुरेंद्र मोहन दास ने इसको लिखा है। उसके अलावा बंगाली में अगर देखो, एक होनो गए कांता दये कहानियां हैं, जो कि त्रिदीव कुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा है। बोडो की बात करें तो खांथी श्वान सर्व अखु दनई जो कहानी है, जो बिपिन कुमार ब्रह्मा ने लिखा। डोगरी की बात करें तो नन्ही तोर कविता पीएल परिहार शौक ने इसको लिखा है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो दक्षिण साउथ, ठीक है, इंडियन मिथ एंड फैबुलस रिटोलस कहानियां, ये एक कहानियों का संग्रह है जिसको लिखा है नीतीश कुशलप्पा एमपी ने। अगर गुजराती की बात करें, तिनकच कविताएं हैं जो कि कीर्तिदा भट्ट ने लिखा। हिंदी की बात करें तो 1/12 नॉन फिक्शन और स्मरण है, जिसको सुशील कुमार शुक्ला ने लिखा है। ठीक है, अगर कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ नोटबुक लघु कथाओं का एक संग्रह है, जो कि के शिवलिंगप्पा हंडीहाल ने लिखा। कश्मीरी की बात करें तो सुरेते त्यूरे ग्यूस जो लघु कथाएं हैं, जिसको इजहार मुबासिर ने लिखा है। कोंकणी की बात करें तो बेला बाइचो शंकर अनि वार्षिक कन्यो जो कि कहानी है, जिसको नैना अदारकर ने लिखा। मैथिली की बात करें तो इसमें चुक्का जो लघु कथाएं हैं, जिसको मुन्नी कामत ने लिखा। मलयालम की बात करें तो पेंगुई नुकालुंडे वकारा विल वन, तो जो क्या है, बेसिकली ये उपन्यास है जिसको श्रीजित मुथेदत्त ने लिखा। मणिपुरी की बात करें तो अंगाग सिंह, जिसको जी अंद्राग बुशिदा ने लिखा, जो कि नाटक है। ठीक है, मराठी की बात करें तो अभय माया जो कविताएं हैं, इसको लिखा सुरेश गोविंदराव शामवत ने। नेपाली की बात करें
तो शांतिवन जो उपन्यास है संगनु लेप्चा ने लिखा। उड़िया की बात करें तो केते फुला फुतिची जो कविता है राजकिशोर पारही ने लिखा। पंजाबी की बात करें तो जद्दा पत्ता जो उपन्यास है जिसको पाली खादिम ने लिखा, अमृतपाल सिंह जिनका नाम है। तो राजस्थानी की अगर बात करें पंखेरु निपीड़ जो एक नाटक है भोगीलाल पड़ीदार ने लिखा है। संस्कृत की बात करें तो बाल विश्वम जो कविताएं हैं जिसे प्रीति आर पुजारा ने लिखा। संथाली की बात करें तो सोना मीरू अग संदेश कविता है जिसमें हरलाल मुर्मू ने लिखा। सिंधी की बात करें तो आसमानी परी जो कविताएं जिसे हीना अग्नानी हीर ने लिखा। तमिल की बात करें ओट्राई सिरगू ओविया जो उपन्यास है जिसको विश्वपुरम सर्वानंद ने लिखा। तेलुगु की बात करें तो काबुरला देवता जो कहानी है गंगा शेट्टी शिव कुमार ने लिखा। उर्दू की बात करें तो कौमी सितारे जो लेख है जो गजनफर इकबाल ने लिखा है। तो बेसिकली आपको एक बार इनका नाम पढ़ना है और कौन सी भाषा में दिए गए हैं। पीसीएस में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो जो प्रश्न सामान्य होते हैं उसे तो सब करते हैं, लेकिन जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से याद करने वाले होते हैं, थोड़े से या फिर जो फैक्चुअल होते हैं, जो उन पे थोड़ा सा पकड़ रखता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने वाले ही सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं, जो थोड़ा सा टफ है अगर वो आप कर जाओ, जो थोड़ा सा फैक्चुअल है अगर वो आप कर जाओ, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा क्या देती हैं, एक लीड देती हैं एग्जाम में। अब आते हैं आज के दूसरे न्यूज के तरफ। तो भारत ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता का पता लगाना, ये हमने उस प्रोग्राम के तहत लिया कि जो इसमें हमने एक योजना उठाता हूं मैं और उसको पूरी तरीके से क्या क्या उस पर चल रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें चल रहा है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये चीजें आपके लिए पीटी के लिए तो एज वेल एज जरूरी है, लेकिन मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम क्यों चाहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जो पानी से बनता है, जिसमें किसी प्रकार के कार्बन फुटप्रिंट नहीं होते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जब कार्बन फुटप्रिंट नहीं है या न के बराबर है, तो ये क्या है? एक ऐसी ऊर्जा का जो स्रोत है जो कि दुनिया के लिए आवश्यक है, इसे कहते हैं भविष्य, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो भारत जो कि जीवाश्म ईंधन पर अभी मेनली निर्भर है, जो कि खदानों से निकलता है, चाहे वो आप कोयला कह लीजिए, चाहे आप पेट्रोलियम कह लीजिए। तो भारत अब क्या कर रहा है कि यहां से शिफ्ट होकर वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाने की बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक हमने कहा था कि हम नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे, यानी हम अपने उत्सर्जन को कम करेंगे और साथ ही साथ में जो हमारा उत्सर्जन के लिए कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी है, यानी चाहे जंगल लगाना है, चाहे पेड़ों को लगाने का वो करना है, तो यानी हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे हम उतना ही कार्बन को कैप्चर करेंगे। यानी हम अब नए तरह से कोई कार्बन इमिशन नहीं करेंगे कि वो क्या हो, जो एक्स्ट्रा हो, वो क्या हो, जो एक्स्ट्रा हो। यही है नेट जीरो। नेट जीरो का ये मतलब नहीं है कि हम कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम जितना इमिशन करेंगे हम उतना कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें, यानी हम चीजों को क्या कर रहे हैं, डीकार्बनाइजेशन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के जो मुख्य उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब इसके लिए नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो भारत को हाइड्रोजन एनर्जी में विश्व के अग्रगण्य यानी सबसे बेहतर, सबसे आगे वाले राष्ट्रों के इकोसिस्टम में डालने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए कि जैसे टेक्नोलॉजी जब शुरू हुई तो भारत
गुलाम था। हमने चाहे अब देखिए कि चाहे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन 1 था उसमें भी हम लोग पीछे रह गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन 2nd फेज आया उसमें भी पीछे रह गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन 3rd आया उसमें भी हम पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं से जो कि हम उद्योग को लेकर के आज तक पीछे हैं, इसीलिए आपका देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पर जो उद्योग है वो जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। इसको हम लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि जो देश दुनिया में अग्रणी होगा वही देश क्या करेगा, आगे चल करके दुनिया को ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता है या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता है। तो हम नहीं चाहते कि इसमें हम पीछे रहें, इसीलिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक इसमें हम 125 गीगावाट का एक हरित हाइड्रोजन से हम नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करें। इससे 8 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश सहायता मिलेगी। इस मिशन में 6 लाख से ज्यादा रोजगार होंगे, जिसे जीवाश्म आयात पर 1 लाख करोड़ ज्यादा कमी आएगी और 2030 तक हर साल लगभग 50 MMT ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है। ठीक है, ये चीजें हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, जो हमने बात की यहाँ पे वही चीजें PIB के इस नोट्स में है। ठीक है, अब आगे चले तो इसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है। तो बेसिकली इसको क्रियान्वित करते हुए हरित हाइड्रोजन मिशन का प्रारंभ में 2029-30 तक लगभग 19,744 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्धारण किया गया है। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये 4 स्तंभों पर टिका हुआ है: नीति और नियामक ढांचा, मांग का सृजन, अनुसंधान विकास और नवाचार तथा अवसंरचना और इकोसिस्टम के विकास को सक्षम बनाना। ये 4 ढांचे हैं जिस पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टिका हुआ है, ये 4। ठीक है, अब वही है जो हमने बताया कि जो हम कितना कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास की भी बात कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखें तो भारत में अभी तक 3 ऐसे बंदरगाह हैं जिनको हम ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास के लिए एक पायलट के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात है, ये वाला। उसके बाद में वीओ चिंदरबरनार पोर्ट जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में है। हम इन 3 को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता देने की हमने घोषणा की है। और आप देखेंगे हमें इनमें मानक और प्रमाणन की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के बाद में रेड हाइड्रोजन भी है और ग्रे हाइड्रोजन भी है, तो वो वहां पे कार्बन इमिशन की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए भी हमने कहा कि जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है वो इसकी निगरानी करेगा कि हम लोग केवल और केवल ग्रीन हाइड्रोजन पर जाए। ठीक है, जो रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार साझेदारी है, जिसको सिप के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से हम इसमें R&D में हम PPP मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, शैक्षणिक संगठनों को शामिल करते हुए अनुसंधान के जरिए उन्नत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास में मदद करने के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। इस कार्यक्रम में जो सरकार और उद्योग दोनों के योगदान से एक समर्पित अनुसंधान विकास कोष बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, CSIR, IITs, IISCs और अन्य साझेदार जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं की ताकत का फायदा उठाने के लिए साझेदारी आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन
मूल्य श्रृंखला में नवाचार को बढ़ावा देना और घरेलू विनिर्माण के विकास में सहायता देना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आप देखेंगे इसको अपनाने का मार्ग कैसा है, तो हम लोग उर्वरक जो में भी इसका जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इस्पात में भी वो कर सकते हैं। सड़क परिवहन में हम ग्रीन हाइड्रोजन से बस ट्रक के चला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा शिपिंग में जो बड़े बड़े कंटेनर को शिप ले जाती हैं उनको हम ग्रीन हाइड्रोजन चला सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड मोबिलिटी में जो आप दुनिया के सबसे ऊंचाई पर वो जो मोबिलिटी की बात चल रही है, वहां पर जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जो परंपरागत ईंधन है उनको दहन करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आइए आते हैं अगले पॉइंट पे, गतिशक्ति परिवहन योजना एवं अनुसंधान संगठन यानी GTPRO। बेसिकली जो केंद्र सरकार है उसने जो GTPRO है इसको पुनर्गठन करने का योजना बना रही है, इस कारण से ये चर्चा में रहा। तो ये क्या है, ये समेकित परिवहन योजना प्राधिकरण, जिसे संभवतः ये नाम दिया यानी गति शक्ति परिवहन योजना और अनुसंधान संगठन ये नाम दिया जाएगा, का उद्देश्य सड़कों, रेल, नौवहन और विमानन सहित प्रत्येक परिवहन मंत्रालय के लिए जो माध्यम से जो दीर्घकालिक रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से ये चीजें लाई गई। यह संगठन 5 वर्षीय और 10 वर्षीय एकीकृत योजनाएं बनाएगा जो भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगा। कैबिनेट के सचिव इसके नेतृत्वकर्ता होंगे। ये परियोजना का मूल्यांकन करेगा, निगरानी करेगा, डेटा रखेगा, नीतियों का अनुसंधान करेगा और तमाम जो अमेरिकी, ब्रिटेन और जर्मनी में जो एकीकृत परिवहन योजना है उसका अध्ययन करके उसे किस तरीके से भारत में लागू किया जाए इस पर काम करेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब प्रश्न आया था कि देखिए भारत में सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के जो है प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो आप कहते हैं डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना की। मेंस में प्रश्न 2014 में आया था, राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति वाहनों की आवाजाही के बजाय लोगों की आवाजाही पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा करें। ठीक है, तो हमने जो औद्योगिक गलियारे बनाए हैं, जो फास्ट ट्रैक बनाए हैं, जो कि मल्टी लेवल जो टोलिंग प्रणाली है, ठीक है, फ्री टोल की हमने प्रणाली जो बनाई है, 84 शुल्क प्लाजा हमने शुरू किया। तो और राजमार्गों पर हमने तमाम एप्स बनाए हैं जो राजमार्ग यात्रियों के लिए नागरिक केंद्रित जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं। ठीक है, हमने NHAI का जो वन ऐप है उसको एकीकृत करके राजमार्ग की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वास्तविक टाइम में जो जियो ट्रैकिंग की उपयोगिता है वो हम कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो मोबिलिटी है वो तेज हो रहा है। अगर किसी इकोनॉमी में मोबिलिटी तेज हो जाए तो उस इकोनॉमी का बहुत आसानी से ग्रोथ हो सकता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, मित्र शक्ति 2025। आपको बताया था कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास है, 11वां संस्करण है। हमने इस पर कल बात किया था। ठीक है, मित्र शक्ति पर। अब बुकर पुरस्कार ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि लगातार प्रश्न बुकर पुरस्कार से भी आए हैं। तो डेविड सजले ये हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं। इनका 6वां उपन्यास फ्लेक्स के लिए 2025 में इन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्राइज मिला है। उनका उपन्यास फ्लेश
एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो हंगरी की गरीबी से लंदन में धन की ओर बढ़ता है, और भाग्य और जो महत्वाकांक्षा की पड़ताल की गई है कि वास्तव में जो वो आता है हंगरी से लंदन, वो फिर क्या क्या करता है। अब यहाँ पे बुकर पुरस्कार के बारे में बात कर लिया जाए तो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसको साहित्य का नोवेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य कहते हैं, जो एकल कथाकृति के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन इसे देता है। 1969 में पहली बार दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अध्ययन को बढ़ावा देना और साहित्य उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। शुरुआत में यह पुरस्कार कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी किसी भी देश के लेखकों के लिए अब ये खुल गया है। ठीक है। अब भारत में अगर विजेताओं की बात करें तो सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, कांजुबु इशिगुरे, अरदिस अगाड़ी और शैमांथा हार्ले, जो अभी 2024 पिछले साल जीती थी। तो ये चीजें हैं। अगला है वेरेडियम रेडॉक्स लो फ्लो बैटरी प्रणाली। तो बेसिकली विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री ने 3 मेगावाट क्षमता वाले भारत की सबसे बड़ी और पहली मेगावाट घंटा स्तरीय वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। ये क्या है? तो एक प्रकार का विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, जो कि रेडॉक्स से आपने समझ गया, जहां ऑक्सीजन का अपचय हो रहा है। अभी इस अभिक्रिया के माध्यम से वो विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करती है और मुक्त करने के लिए ऑक्सीकरण की अवस्थाओं में जो वेरेडियम आयन का उपयोग करती है। इसलिए ये पारंपरिक जो बैटरी है, जो अपघटकों का अपघट्य का यूज करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करती है, उससे ज्यादा क्या है? इफिशियंट है। अब ये आपके साइंस एंड टेक का मैटर है, यहां पे आपको केवल फैक्ट जानना है। ठीक है। अब ई कॉमर्स उत्पादों के लिए उद्गम देश का प्रकटीकरण। अब जो है जितने भी, चाहे आप फ्लिपकार्ट जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, वहां पे आपको जो जब आप जाएंगे उसके बारे में पढ़ने, तो वो बता देगा कि वास्तव में ये प्रोडक्ट कहाँ का बना है। और इसके लिए हमने उद्गम नियम बनाए हैं कि वास्तव में जो कहाँ का है, कहाँ बना है, कंपनी कहाँ की है, सारे डिटेल आपको वहां पे भरने पड़ेंगे। ठीक। अब आते हैं भारत लैटिन अमेरिकी व्यापार संबंध पर। तो भारत ने पेरू के साथ में व्यापार वार्ता के 9वें दौर और चिली के साथ में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के 3रे दौर की वार्ता पूरी करके लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं। ठीक है। अब लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका क्या है? तो ये दक्षिणी अमेरिकी राज्य है। मैं दिखाता हूं। हाँ, तो अगर आप अमेरिका देखें, मैप कुछ ऐसा दिखता है अमेरिका का। ये थोड़ा सा और ज्यादा सीधा है, और ये आगे की तरफ ऐसे, ये ऐसे है, और सॉरी ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये अमेरिका का। एक मिनट में इसको बनाई देता हूँ सही से, नहीं तो चीजें।
ये तो ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं, इन्हें कहते हैं लैटिन अमेरिकी देश। ये कुछ यहां पे है पेरू। पेरू आगे एक बार फिर से चर्चा में आएगा, इसीलिए आप पेरू का मैप में एक जगह देख लीजिए। तो पेरू के साथ में हमने जो व्यापारिक साझेदार, हमने कहा कि 2 वर्षीय जो 2003 जो व्यापारिक वर्ष, जो द्विपक्षीय व्यापारिक वर्ष 2003 में हमने 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर से व्यापार किया था, वही व्यापार 2023 में लगभग 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है। अब भारत पेरू से सोने और तांबे का एक प्रमुख आयातक है। मौजूदा व्यापार समझौते से सहयोग मजबूत होने और प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर की प्राप्ति की उम्मीद है। भारत पेरू व्यापार समझौते की वार्ता के 9वें दौर में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति नियम, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और महत्वपूर्ण खनिज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातें हुई। ठीक है। हम क्या क्या कर रहे हैं? तो भारत की आपात स्थितियों में जैसे कोविड-19 और बैरे प्रकोप वहां पे बहुत ज्यादा, भारत ने पेरू को सहायता किया। और भारत पेरू आईटी उत्कृष्टता केंद्र 2015 में हमने इसे बनाई, ये अब भी काम कर रहा है। भारत ने राहत और सांस्कृतिक शैक्षणिक पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है पेरू में। ठीक है। तो आगे चलते चिली की बात करते हैं। तो चिली में अगर देखें तो 2024 में जो हमारा उससे वो था व्यापार था, वो 3.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2020 में ही 1.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत के प्रमुख निर्यात में मोटर वाहन, फार्मास्यूटिकल, लोहा, इस्पात, वस्त्र, विद्युत मशीनरी और चमड़े के सामान इत्यादि शामिल है। वहीं चिली तांबा, लुगदी, फल और खनिज भारत को भेजता है। दोनों ने दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौते किए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है, जिससे दोनों के बाजारों पर विस्तार बढ़ेगा। और भारत की बात अगर करें तो भारत वर्तमान में जो दुनिया का सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ झेल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आप एक ऐसे देश की तरफ देखें जहां पे उसने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है और अपनी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है उसे सस्टेन किया है, तो बेसिकली ये बहुत बेहतर बात है। भारत अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश अर्जेंटीना, बोलिविया है। ठीक है। और जो लिथियम ट्रायंगल क्या कहते हैं ट्रायंगल है, उसका भी वो हिस्सा जहाँ पे जो है लिथियम ज्यादा होता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश हैं, उनसे संबंध बढ़ाना हमारे लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, हमारे लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और हमारे लिए जो तांबा, जो लिथियम आयन जिस पर अभी आप दुनिया की बैटरीज बना रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा सोर्स देश के रूप में काम करेगा। अगर आप देखें तो भारत में ब्राजील, मैक्सिको और वेनेजुएला से 15 से 20% हम पेट्रोलियम मंगाना शुरू किए हैं। दुनिया का 75% जो लिथियम आयन है वो चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में है। तो और भारत इस समय पर ईवी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए भी हमारे लिए लैटिन अमेरिका क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप देखिए चुनौतियां क्या हैं, तो एक तो इतना दूर है कि हमें पूरा या तो पैसिफिक ओशन क्रॉस करके जाओ, या तो आप पूरा भारत से निकलो केप ऑफ गुड होप होते हुए, यानी अफ्रीका के नीचे से होकर जाओ। यानी अब प्रभावी लॉजिस्टिक और नेटवर्क मालवाहक गलियारा ये भी अभी नहीं है, हम सोच रहे हैं बनाने के लिए। भारत लैटिन अमेरिकी देशों की बात करें तो ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना,
चिली, इन देशों पर ज्यादा, ब्रिक्स को लेकर के तो ब्राजील पर ज्यादा ही जो है केंद्रित हो गया है। अब लेकिन कुछ और देश है जैसे पनामा हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, ये देशों के साथ भारत का जुड़ाव क्या होता है, कम है अभी भी। साथ ही इस क्षेत्र में चीन के साथ भारत की लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। चीन इसमें अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ा रहा है, चीन यहाँ पे अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो इसके लिए भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ा सकते हैं, आर्थिक और व्यापारिक एकीकरण को और गहरा कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ा सकते हैं, और दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए निजी क्षेत्र से जोड़ करके हम उनसे बेहतर संबंध बना सकते हैं। प्रश्न देख लीजिए, G20 के सदस्य देशों की बात करें तो G20 का अभी मीटिंग हुआ था, तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, ऑस्ट्रेलिया G20 में नहीं है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो है G20 का खुमार नहीं खत्म हुआ है। NCERT ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। जरूरी भी था। एक्चुअल में कहते हैं ना कि जो ब्रह्मगुप्त ने बुद्ध स्फुट सिद्धांत दिया था, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक रेखा जो है असंख्याओं का हम पहला ज्ञान करने वाले थे, हम अभी कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न से आया। इसी में शून्य का प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया। ये विचार बाद में अरबी द्वारा किए गए। अल ख्वारिज्म जो इस्लामिक विद्वानों को प्रभावित किया, इसने यूरोप पहुंचा और आधुनिक गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो और यूरोप इसका क्या करता है, अपने आप में दम भरता है कि हमने इसको लाया। वही शूल्व सूत्र, जहां पे आप देखेंगे ये पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो भी ब्रह्मगुप्त से ही है। शूल्व सूत्र जहां पे रेखा गणित का ज्ञान, जो पाइथागोरस प्रमेय जैसी जो अवधारणाएं हैं वो शूल्व सूत्र से ही है। तो बेसिकली हमें अपने जो वैल्यूज है, अपने जो हमने वो खोज किया है, ये बेसिकली होता क्यों। हम लोग कहते हैं कि आप इतिहास को इतना क्यों खेल रहे हैं। इतिहास बेसिकली आपके भविष्य का निर्धारण करता है। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पापा दादा ये वो हमारे यहाँ नौकरी किया करते थे, हमारे यहाँ चपरासी थे, हमारे यहाँ नौकर थे, तो कैसा लगेगा। तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि नहीं, हम हमेशा से जो सांप सपेरों के देश नहीं रहे, हम ज्ञान आधारित देश थे, हमें सांप आधारित देश बनाया गया। आर्यभट्ट ने जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सिद्धांत दशमलव प्रणाली की खोज की, ठीक है, इससे अंक गणित की गणनाएं तेज हुई, व्यवहारिक आविष्कार का मूल आधार बना। खास करके अगर देखें तो कणाद ने पहली बार जो कि कणों की बात की, जो बाद में आप देखेंगे जॉन डॉल्सन ने जो परमाणु का प्रस्ताव रखा, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हमने की, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात की, तो वो चीजें बहुत पहले कणाद जी ने कह दी थी। अब सूर्य के जब ये कहा जाता था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, तब भारत में आर्यभट्ट ने किताब लिखी आर्यभट्टी, उसमें कहा कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और यहीं पर उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बता दिया। वाराहमिहिर में पंच सिद्धांतिका में खगोल और सौर गणनाओं को सटीक ढंग से किया। धातु कर्म जिसे वुड स्टील, जो प्राचीन में जो वुड स्टील का विकास होता है, जो भारत में उच्च गुणवत्ता वाली तलवारें थी, वो हमारे तमिल लोगों द्वारा निर्मित थी। चिकित्सा में अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, जो हमारे सुश्रुत ने जो प्लास्टिक सर्जरी की बात की थी, जब पहले सर्जरी की बात की थी, तो वो एक बड़ी खोज थी। उसके अलावा चरक संहिता में पाचन, इम्यून सिस्टम, इनको जो है बात की थी। उसके अलावा नागार्जुन ने
रसायन विज्ञान, धातु को परिष्कृत करना, इत्र, द्रव्य और कांच तैयार करने की जो बातें की वो दुनिया के लिए सबसे पहला था। इससे क्या महत्व होगा? तो हमारे पाठ्यक्रम का औपनिवेशीकरण समाप्त होगा, जांच आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने की क्या क्या चुनौतियां हैं? तो वास्तव में भौतिक और संरक्षित संबंधी चुनौतियां, जो ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखा गया है वो बहुत ही नाजुक है। समय के साथ जो कीट हैं, फफूंद है, वो इस पे लग गया। तो अब जो है इनको, अब आपने कुछ समय पहले हमने एक वो इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था कि हमने इसको सुरक्षित करने का प्रोग्राम बनाया है। ये चीजें हैं। औपनिवेशिक विरासत जो हमारा जो है, जो भारतीय वैज्ञानिक को हाशिए पर रखता है, तो अब ये हम कहेंगे नहीं, हम पहले से थे। व्यवसायिक दोहन जैसे नींब हो गया, बासमती हो गया, चावल हो गया, हल्दी हो गया, इनको हम क्या करते हैं? अब पता है कि नीम पर पेटेंट, बासमती पर पेटेंट, हल्दी पर पेटेंट, जैसे पेटेंट अमेरिकी कंपनियों के पास थे। पेटेंट का मतलब ये है आप उसे खाने के लिए जो परंपरागत यूज कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन अगर उसका दवा में यूज कर रहे हो तो आपको जो है रॉयल्टी देनी पड़ेगी अमेरिकी कंपनी को। जबकि हमारे यहाँ तो हल्दी प्याज ही, वो तो हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी कहावत है, मारेंगे तो हल्दी प्याज बांधना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। इसके लिए जो कदम उठाए गए, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में उठाया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने इसको ऐड किया, डिजिटल संरक्षण में हमने पांडुलिपियों को किया, आयुष मंत्रालय ने जो होम्योपैथ आधारित जो तमाम पारंपरिक ज्ञान थे उनको संरक्षित करने की बात की, यूनेस्को की लोकल एंड इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम में हमने इसको पहल को जोड़ा है। इसके लिए परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी हमने बनाया, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में हमने इसको ऐड किया है। ये चीजें। अब यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि भारत सरकार औषधि के परंपरागत ज्ञान को औषधि कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है। तो ये चीजें हैं परंपरागत ज्ञान। अब आपको यहाँ पे दो चीजें, एक तो आपको ये वाला पढ़ना होगा और दूसरा जब हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ेंगे, जब हम WTO पढ़ेंगे IR में, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब हम IPR पढ़ेंगे या साइंस एंड टेक में भी मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा। भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें 20 लाख से ज्यादा औषधि फॉर्मुलेशनों पर संरूपित जारी किया है। त्रुटिपूर्ण पेटेंट के प्रति देश की लड़ाई एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। मुक्त क्षेत्र मुक्त स्रोत लाइसेंसों के अधीन आंकड़ा संचय डेटाबेस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के पक्ष में विचार विमर्श करिए। ये चीजें। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फायर फैसिलिटी, बेसिकली ये COP30 जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इसके लिए उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाकर निवेश करने की बात कही गई। बेसिकली ये क्या है? एक स्व-वित्त पोषी कोष है जो कि उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए 74 विकासशील उष्णकटिबंधीय वन देशों को हम वित्तीय देने के लिए कर रहे हैं, जो वार्षिक भुगतान पारदर्शी वन निगरानी के लिए वार्षिक उपग्रह रिमोट सेंसिंग पर आधारित होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब प्रश्न देखिए 2023 में आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषण तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ द्रुत अपघटित होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लेटराइजेशन, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैं पॉलिटिक्स व ज्योग्राफी ही शुरू करने वाला हूँ। तो अगर लेटराइजेशन हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें क्या होता है कि जो जमीन के ऊपरी सतह का जो उर्वरक है वो छन कर नीचे चला जाता है पर्लराइजेशन और लेटराइजेशन में। तो ये पोषक तत्व से भरपूर तो नहीं है।
लेकिन हाँ उच्च तापमान और आर्द्रता है तो वहां के मृत जैव पदार्थों का द्रुत ढंग से अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल है? तो जनजाति मामले मंत्रालय। 2022 में प्रश्न आया था कि भारत में आधुनिक कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्या का संवैधानिकीकरण है। सुसंगत वाद विधियों के साथ से इस कथन की विवेचना करें। अभी बेसिकली जब मैंने आर्टिकल 21 पढ़ाया था तो मैंने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की बात की थी और ये चीजें वहीं से आ रही हैं। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संशोधन नियमावली 2025। बेसिकली ये क्या है कि जो किस तरीके से यानी कब कब आप जो है मानव के अंग को किस तरीके से प्रत्यारोपित कर सकते हैं, इसके लिए 1994 में एक नियमावली बनाई गई। अब हम उसमें संशोधन करेंगे। इसका उद्देश्य है कार्निया जो कि नेत्र का एक पार्ट होता है उसके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल बनाना और पूरे भारत में अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं तक समान और न्याय संगत पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, ये चीजें हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं। तो भावी कथन है कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। बेसिकली यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्यक्ति के जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसा किया जाता है, यही तो है। मानव प्रेरित बहुशक्ति प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशन किया जा सकता है। बेसिकली उस जो है किया गया था, इसीलिए ये प्रश्न आया था। तो 1 और 2 तीनों सही। प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी जो हमने पीछे बात की तो प्रथम सदी ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो बेसिकली सही है क्योंकि तब तक आपने देखा कि वो सर्जरी की बातें हो रही हैं। तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। बिल्कुल प्रत्यारोपण नहीं हो रहा था, ऐसी कोई बातें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। 5वीं सदी ईस्वी में कोण और ज्या सिद्धांत का ज्ञान था। तो बेसिकली हमने बताया ना कि शूल सूत्र से। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत का ज्ञान था। बेसिकली ये भी था। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से ठंड पड़ने वाली है। लालिना क्या होता है? एक बार हमने कहा था कि जो लैटिन अमेरिका है यहां पे क्या है, यहां पे एक देश है, इसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू, जो कि यहां पर है। हर 4 या 5 वर्ष में लगभग 26 दिसंबर के आसपास में यहां पर एक गर्म पानी यहाँ का पानी अचानक से गर्म हो जाता है और जब ये पानी गर्म होता है तो इसका प्रभाव अटलांटिक ओशन से होते हुए इंडियन ओशन यानी पूरे दुनिया के समुद्र पर चला जाता है। पूरे दुनिया के समुद्र का जल गर्म हो जाता है। यहाँ पे जब जल गर्म होता है तो मछलियां मर के ऊपर आ जाती हैं और चूंकि यह क्रिसमस के आसपास होता है तो जो स्थानीय मछुआरे हैं पेरू के वो कहते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट का उनके लिए एक उपहार है। इसे चाइल्ड क्राइस्ट या फिर अल लीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल लीनो बोलते हैं। ठीक है,
तो पूरी दुनिया का समुद्र गर्म हो जाता है, दुनिया में कम ठंडी पड़ती है और दुनिया में मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन इससे उलट जब यहाँ पर अचानक से धारा बहुत ठंडी आती है, अचानक से ये भी होता है, कारण ये दोनों का नहीं पता है, जब ठंडी जलधारा आती है तो ये पूरे दुनिया के समुद्री तापमान को घटा देती है। अब जब समुद्र का तापमान घट जाता है तो दुनिया का तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। भारत जैसे देशों में शीतलहर अच्छे से देखने को मिलती है। अब इसे कहते हैं ला लीना। ठीक है, तो ला लीना इस वर्ष आ रहा है, तो स्वेटर कंबल निकाल के रखिए, जनवरी में ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।